तो बेटा फेब मार्च 2023 अभी हम लोग अटेम्प्ट करें। इसको जरा देखिएगा। Utility theory is based on the assumption of the rational consumer what is necessary to act as a rational consumer। बेटा रैशनल कंज्यूमर बनने के लिए आपको क्या क्या चीजें होना लाजमी है। आपके पास इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए, यस। आपका एडिक्टिव बिहेवियर होना चाहिए, नो। बेटा इम्पल्स बिहेवियर याद करो, नो इम्पल्स बाइंग। चॉइस इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर कंज्यूमर्स, यस। आपको फर्क नहीं पड़ता दूसरे बंदे क्या कर रहे हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर इज डी। The price of good S is $6 and the price of good T is $8. A consumer's marginal utility for each good is shown. If this consumer wants to maximize utility, which combination of good would they consume? बेटा इसके लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा, इस यूटिलिटी पर प्राइस निकालनी पड़ती है। 36 डिवाइड बाई 6 इज 6, 24 डिवाइड बाई 6 इज 4, 18 डिवाइड बाई 6 इज 3, 9 डिवाइड बाई 6 इज 1.5 और यहाँ पे आ जाएगा 0। इसी तरह इसको 8 से डिवाइड करेंगे आप, ये क्या आता है 4, ठीक है। इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 22 डिवाइड बाई 8 क्या होता है भाई, 22 डिवाइड बाई 8 2.75। 20 डिवाइड बाई 8 क्या होता है 2.5। 18 डिवाइड बाई 8 क्या होता है 2.25 और 9 डिवाइड बाय 8 क्या होता है 1.125, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखना जरा, यहाँ पे देखना जरा। बेटा कौन सी ऐसी सेटिस्फेक्शन पर प्राइस है जो दोनों में कॉमन है। दोनों में 4 कॉमन है, इसके अलावा कोई और दूसरी चीज कॉमन नहीं है। तो आप ये देखो, एस के लिए 4 आ रहा है सेकंड पे और टी के लिए 4 आ रहा है फर्स्ट पे, तो इसका आंसर क्या बनेगा, बी। आगे, the diagram shows effect of a price change on an additional consumer equilibrium moving from E1 to E2। ठीक है भाई, आप E1 से E2 पे जा रहे हैं। What can be deduced from the diagram about the price change, the substitution effect and income effect? बेटा ये देखो, पहली बात तो आपको सब्स्टिट्यूशन इनकम इफेक्ट को देखना है। आप डायग्राम को देख के ये देखो कि आप किस तरह मूवमेंट कर रहे हो। पहली बात तो इस डायग्राम को देख के आपको समझ आ जाना चाहिए कि आपकी प्राइस फॉल हो रही है, आपकी प्राइस फॉल हो रही है। तो आंसर आपका ए या बी में से एक है। अब किस तरह फॉल हो रही है सर, कैसे पता चला, मैं ये बताने आप लोगों को नहीं बैठा, ये हम लोगों ने शुरू में पढ़ा हुआ है, तो आपके कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए। तो आंसर आपका ए या बी में से एक है, सी और डी गलत, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट को देखना है मैंने। बेटा ये देखो, डायग्राम आपके सामने है। आप ये वाला पोर्शन देख रहे हो, ये वाला जो पोर्शन है जहां पर एक्स बन रहा होता है, जहां पर एक्स बन रहा होता है, ये आपके पास आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। तो ये देखो, यहां से लेके यहां तक आपके पास आ रहा है क्या चीज, यहां से लेके यहां तक आपके पास आ रहा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये आ रहा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और ये जो है ना, ये ये आ रहा है आपका इनकम इफेक्ट। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपका पॉजिटिव में है, इनकम इफेक्ट आपका नेगेटिव में। तो किस तरीके से आंसर बनेगा भाई, ये रहा बी आंसर, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव, इनकम इफेक्ट नेगेटिव। व्हाट इज लाइकली टू हेल्प क्रिएट डायनामिक एफिशिएंसी। बेटा डायनामिक एफिशिएंसी हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आती है। एंट्री बैरियर्स आर रिड्यूस्ड टू इंक्रीज कंपटीशन इन द मार्केट। Firms are legally bound to produce where price equals to marginal cost. Taxes on profit are raised to encourage firms to produce where price equals to average cost. Taxes on retained profit are reduced to encourage investment in new technology। बेटा डायनेमिक एफिशिएंसी का लिंक हमेशा टेक्नोलॉजी वगैरह के साथ ही होता है, तो ये अपने पास आंसर जो है 4 का टी बन रहा है, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह से लेंगे। At which level of output is sales maximization achieved consisted with earning normal profit। बेटा नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। तो बेटा कहाँ पर मिलते हैं ये लोग, यहाँ पर मिलते हैं, आंसर इज डी। What is achieved in monopolistic competition in the long run। बेटा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लॉन्ग रन में क्या अचीव होता है, याद करो। मोनोपोलिस्टिक में ना ही आप एलोकेटिवली एफिशिएंट होते हैं, ना ही आप प्रोडक्टिवली एफिशिएंट होते हैं। तो एलोकेटिवली एफिशिएंट जो है वो तो नो हो गया, आंसर ए या बी में से एक है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, बेटा लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्टिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होता है।
ठीक है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आपके पास नहीं होता, तो आंसर इज ए। जी ए है। चलो आगे। The world's largest pharmaceutical companies developed and distributed an effective vaccine to combat a dangerous virus. What can be associated with the vaccine program? कहता है वैक्सीन प्रोग्राम के साथ क्या हम लोग एसोसिएट कर सकते हैं? देखो, पहला ऑप्शन कहता है आपको डीमेरिट गुड एंड नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी। बेटा वैक्सीन एक मेरिट गुड है, डीमेरिट गुड नहीं, काट दो इसको। इम्परफेक्ट कंपटीशन एंड पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी। बेटा पॉजिटिव तो है क्योंकि ये मेरिट गुड है, ठीक है, ये एक मेरिट गुड है इसलिए पॉजिटिव तो है। बट कंपटीशन कैसे आ रहा है? बेटा देखो उसने क्या बोला है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनीज। सही है, डिफरेंट कंपनीज हैं, उन लोगों ने मिलके काम किया है, तो ये इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आता है। सही है, तो ये पॉसिबल आंसर हो सकता है। परफेक्ट कंपटीशन नो, नेगेटिव नो। पब्लिक गुड नो, बेटा क्योंकि कंपनी है ना, प्राइवेट कंपनी है। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी नो, आंसर इज बी। A landlord owns a house which is rented to tenants. सर ये ओलिगोपली नहीं है, तो ओलिगोपली हो, भले ओलिगोपली भी हो, तो इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ही आता है ना, परफेक्ट में थोड़ी आता है। A landlord owns a house which is rented to tenants. The tenants are required to pay the electricity and water bills. The landlord is required to decorate and repair damage to the house and its gardens. What is not an example of principal agent problem? Principal agent problem की example यहाँ पे क्या नहीं है? A tenant forgot to, अच्छा प्रिंसिपल एजेंट का मतलब जो दो पार्टीज हैं, सुपीरियर पार्टी और इंफीरियर पार्टी, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। जी मैनेजर वगैरह टेक डिसीजन, मैनेजर एम्प्लॉई, डायरेक्टर और मैनेजर, ये सारी चीज। व्हाट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम? अ टेनेंट फॉरगेट टू स्विच ऑफ अ टैप व्हेन फिलिंग अ बाथ एंड वाटर ओवरफ्लोज डैमेजिंग द फ्लोर। बेटा टेनेंट की वजह से लैंडलॉर्ड के साथ नुकसान हो रहा है, उन दोनों का फट्टा हो रहा है, तो ये एग्जांपल है प्रिंसिपल एजेंट की, यस दिस इज एन एग्जांपल। Tenant have to pay, the tenants have a party and their guests cause damage to the interior of the house. बेटा ये भी टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में फड्डा क्रिएट करेगा, क्योंकि जितनी भी रिपेयरिंग वर्क है ये सब लैंडलॉर्ड कर रहा है, तो दोनों के बीच में फड्डा हो जाएगा, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा अगर हमारे गेस्ट आके डैमेज कर जाएं। द टेनेंट लीव लाइट्स एंड टीवी ऑन व्हेन दे गो आउट फॉर एन इवनिंग मील। तो बेटा टेनेंट जब टीवी ऑन रख देता है या लाइट्स ऑन रखता है, तो इससे लैंडलॉर्ड को क्या मसला है, क्योंकि बिल कौन पे कर रहा है? यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि बिजली का बिल कौन पे करेगा, पानी का बिल कौन पे करेगा, वो तो हम लोग पे करेंगे, टेनेंट पे करेगा, तो लैंडलॉर्ड का तो कोई मसला ही नहीं है इसके अंदर, तो यहाँ पर प्रिंसिपल एजेंट नहीं आएगा। द टेनेंट पार्क देयर कार इन द गार्डन डैमेजिंग द ग्रास एंड सराउंडिंग हेड्स। तो बेटा ये भी फड्डा क्रिएट करेगा, क्योंकि गार्डन की जिम्मेदारी लैंडलॉर्ड की है, तो आंसर इज सी। सर लेकिन डी में वो घर का तो नहीं कर रहा डैमेज, बेटा आप यहाँ पे पढ़े ना, उसने क्या लिखा हुआ है, डैमेज टू हाउस एंड गार्डन्स लिखा हुआ है ना उसने। 9, the result of a cost benefit analysis of a proposed government road building project is that there will be positive net social benefit of 50 million. Why might the government not proceed with the project? कहता सोशल बेनिफिट नेट हमारे पास 50 मिलियन के हैं, बट उसके बावजूद क्यों हम लोग ये प्रोसीड ना कर पाए? तो पहला ऑप्शन है, द प्रोजेक्ट वुड नॉट बी प्रॉफिटेबल फॉर अ प्राइवेट फर्म। तो बेटा प्राइवेट फर्म का तो कोई लेना देना ही नहीं है ना, यहाँ पे तो गवर्नमेंट की बात चल रही है, प्राइवेट फर्म के अगर भले हो रहा हो तो हम लोग वो प्रोसीड कर लेते। द प्रोजेक्ट वुड कॉज नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। तो अगर तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है तो हम लोग जो है वो हो सकता है, सही है। देयर इज लिमिटेड कैपिटल अवेलेबल फॉर गवर्नमेंट। अब देखो मेरी बात सुनो, नहीं बी नहीं है, देखिए मेरी बात सुनो, गवर्नमेंट हमेशा सोशल को देखता है, गवर्नमेंट हमेशा सोशल को देखता है। तो पहली बात तो ये प्राइवेट फर्म है, इसको छोड़ दो, उसने भाड़ में फेंक दी, गवर्नमेंट बोलते भाड़ में जाओ, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं। अब प्रोजेक्ट वुड कॉज नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, देखिए नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी तो क्रिएट करेगा ना, जाहिर सी बात है, क्योंकि पोल्यूशन वगैरह तो होगा। कोई भी ऐसी दुनिया में रोड नहीं है या काम नहीं है जहां पर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी ना हो रही हो। बट अल्टीमेटली हमारे सोशल बेनिफिट तो ज्यादा ही है ना, हमारे सोशल बेनिफिट तो ज्यादा ही है, हमें तो अल्टीमेटली फायदा ही हो रहा है, 50 मिलियन का फायदा हो रहा है, नेट बेनिफिट हो रहा है। तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी तो होगी, उसको तो फिलहाल छोड़ ही दे।
देयर इज लिमिटेड कैपिटल अवेलेबल फॉर गवर्नमेंट। हाँ, ये पॉसिबल रीजन है कि गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज ना हो टू प्रोड्यूस द रोड, ठीक है, टू बिल्ड द रोड। देयर वुड बी मोर हु लॉस्ट देन गेन्ड। बेटा बट अल्टीमेटली वो तो बेनिफिट ही रहा है ना आपको। तो आपका जब जब बेनिफिट हो रहा होगा, गवर्नमेंट ये काम करेगी, तो वो काम करेगी। तो काम नहीं करना, नहीं, उसके पास वो नहीं है ना, रिसोर्सेज नहीं टू टू बिल्ड द रोड। उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, उसके पास कैपिटल वगैरह नहीं है। अच्छा भाई, इफ द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ अ गुड इज लोअर देन इट्स प्राइस, allocative efficiency has not been achieved, what is likely to remedy this situation। कहता है कि अगर आपकी मार्जिनल कॉस्ट एक गुड की उसकी प्राइस से कम है और एलोकेटिव एफिशिएंसी आपको अचीव नहीं हो रही, तो भाई इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए। तो इसके अंदर जरा देखो, आपकी मार्जिनल कॉस्ट कम है और आपकी प्राइस ज्यादा है, तो आप याद करें इस चीज को कि हमें और फर्दर आगे जाना पड़ता है। ठीक है, हमें और फर्दर आगे जाना पड़ता है। अब जैसे मैं यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग वाली उसकी डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पर डायग्राम को देखो जरा, हमें एलोकेटिव एफिशिएंसी की तरफ जाना है ना। ये देखो, ये मिस्टर डार्प आ गया, ये आपकी एमसी आ गई। सही है, ये आपकी एमसी आ गई, ये प्राइस है। लेट से हम लोग यहाँ पे खड़े में, हम लोग इधर खड़े में, तो ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट लोअर है। तो उसने कहा कि आपको आना है एलोकेटिव एफिशिएंसी, यानी कि कहाँ पे आना है भाई, एमसी इज इक्वल टू ए आर के ऊपर आना है। ये आपका एमसी है, ये मिस्टर डार्प आ गया। ठीक है, ये मिस्टर डार्प आ गया। अच्छा, मुझे किधर आना है, क्यू के ऊपर, Q1 पे मैं खड़ा हुआ हूँ, Q2 पे, तो मुझे आउटपुट तो बढ़ाना पड़ेगा। तो आउटपुट आपका क्या हो जाएगा भाई, आपका आउटपुट जो है वो इंक्रीज होना चाहिए। तो आंसर आपका सी या डी में से कोई एक है। ठीक है, डिक्रीज तो नहीं होगा। इसी तरह अगर आप इसको इम्परफेक्ट के साथ भी लिंक करते हो, अगर मैं यहाँ पर इम्परफेक्ट के साथ भी लिंक करूँ, ये देखो जरा, डिमांड इज इक्वल टू ए आर एम आर। ठीक है, ये आपका एम आर आ गया, एम आर ए आर इज इक्वल टू डिमांड। ये आ गई आपकी एमसी। सही है, ये आ गई आपकी एमसी। अब बात सुने, भाई मैं ऑपरेट कर रहा हूँ लेट से एमसी इज इक्वल टू एम आर पे, क्वांटिटी क्यू पे। सही है, यहाँ पर मेरा सोशली ऑप्टिमम लेवल है, यानी कि मेरा जो वेलफेयर लॉस है वो यहाँ पर होना चाहिए। अब देखो, एमसी इज इक्वल टू एम आर पे मैं क्या प्राइस चार्ज कर रहा हूँ, एमसी इज इक्वल टू एम आर पे मैं ये प्राइस चार्ज कर रहा हूँ। सही है, जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो मेरी क्वांटिटी भी बढ़ी और मेरी प्राइसेस भी क्या हो गई है भाई, कम हो गई हैं। तो अल्टीमेटली मुझे प्राइसेस कम करनी पड़ेगी और अपनी क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो 10 का आंसर आपके पास क्या बनता है, सी बनता है। समझ गए हैं। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन अपॉर्चुनिटी कौन दी, यस बिल्कुल। The diagram shows an industry's demand and supply curve of labor. Initial labor market is in equilibrium. The government reduces minimum wage for OWO. What will be the effect on the level of employment in the industry? बेटा यहाँ पर आप ऑपरेट करते हो, गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज लगा दी है यहाँ पे। जब गवर्नमेंट मिनिमम वेज लगाएगी तो उसकी वजह से लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा भाई। तो यहाँ पे देखो जरा, आप जो हो आप जो हो इक्विलिब्रियम से डिसइक्विलिब्रियम पे आ गए। यानी कि ये आपकी सप्लाई आ रही है और ये आपकी डिमांड आ रही है। मार्केट मार्केट में आपके पास जो है वो सरप्लस होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब देख लें जरा ऑप्शंस। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्री, अ डिक्रीज इक्वल टू एक्स वाई। लॉजिकल सी बात है बेटा, इतने से हमारे पास एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री फॉल हो जाएगी, क्योंकि पहले आप इतना माल जो है, इतना वर्कर जो है वो कर रहे थे हायर, अब आप खाली इतना वर्कर हायर कर रहे हैं जितनी हमें जरूरत है। ठीक है, तो इतने से आपके पास बेरोजगारी बढ़ेगी। और डिग्री इज इक्वल टू एक्सेट, बेटा एक्सेट पूरा आपके पास सरप्लस है, वो अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट नहीं है, वो पूरा अनएम्प्लॉयमेंट का पोर्शन नहीं है। एंड इंक्रीज इक्वल्स टू एक्स वाई, बेटा इंक्रीज नहीं हो रहा, डिक्रीज हो रहा है। एंड इंक्रीज इक्वल टू वाई जेड, बेटा इंक्रीज नहीं हो रहा, डिक्रीज हो रहा है। आंसर इज ए। The diagram shows supply curve of labor for two separate markets X and Y. Why not YZ? YZ इसलिए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज। अनएम्प्लॉयमेंट आपके पास बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही है आपके पास, एम्प्लॉयमेंट लेवल कम हो रही है। Diagram shows the supply curve of labor for two separate markets X and Y. What explains the difference in the gradients of labor supply curve? बेटा एक आपके पास इलास्टिक है, एक आपके पास इनइलास्टिक है। तो आप देख लेते हैं जरा, इलास्टिक सप्लाई इन इलास्टिक सप्लाई। मार्केट एक्स
हैज अ हाई मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट पर वर्कर देन वाई। बेटा एमआरपी हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग आता है, आपको डायग्राम याद होनी चाहिए। मार्केट एक्स हैज अ हायर परसेंटेज ऑफ इट्स लेबर बिलोंगिंग टू ट्रेड यूनियन देन वाई। बेटा तो उससे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे कोई ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ता। मार्केट एक्स हैज अ हायर लेबर कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट देन एक्स। इसका भी अच्छा, इसका भी ऐसा कोई लिंक यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से नहीं पड़ता। देखो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के अंदर आपको चीजें याद होनी चाहिए, स्किल्स, ट्रेनिंग, एजुकेशन, ये सारी बातें आपको नोट्स में भी बताई हैं, क्लास में भी बताई हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए 12 का, कि एक्स की सप्लाई इनइलास्टिक है क्योंकि उसके पास स्किल्स और ट्रेनिंग वगैरह है, जबकि वाई की सप्लाई इलास्टिक है क्योंकि उसकी स्किल्स वगैरह इतनी ज्यादा नहीं, नॉर्मल स्किल्स हैं जो होती हैं। The table shows the main characteristics of employment in two occupations, occupation X and Y. आपके पास एनुअल वेज गिवन है, आपके पास एनुअल लीव्स गिवन है, नंबर ऑफ वीक्स गिवन है, कितनी हफ्ते आप छुट्टियां कर सकते हो, लेंथ ऑफ वर्किंग वीक आपको बताया हुआ है, कितने घंटे आपने काम करना है, जॉब सिक्योरिटी बताई हुई है, लेंथ ऑफ ट्रेनिंग कोर्स टू ऑब्टेन जॉब क्वालिफिकेशन, कितना अर्सा आपको ट्रेन होना पड़ेगा, वो सब बता है। व्हाट कैन डेफिनेटली बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द टेबल, कहता है कि टेबल से हम लोग क्या निकाल सकते हैं। तो पहले बोलता है दोस एम्प्लॉयड इन ऑक्यूपेशन वाई अटैच ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू जॉब सिक्योरिटी। कहता है कि जो लोग ऑक्यूपेशन वाई में बैठे हुए हैं ना, वो जॉब सिक्योरिटी को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। भाई क्या ऑक्यूपेशन वाई में सिर्फ जॉब सिक्योरिटी ही बेहतर है? ये भी तो बेहतर है कि आपको कम घंटा काम करना पड़ेगा, आपको जो है ज्यादा हफ्तों की छुट्टियां मिल रही हैं, ये भी तो बेहतर है। तो भाई इस सिर्फ जॉब सिक्योरिटी की बेसिस पे तो आप ये डिसीजन नहीं ले सकते हो ना। Those employed in occupation X attach less importance to leisure activities। भाई ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? हो सकता है कोई बंदा मजबूरी में काम कर रहा है, यहाँ पे फंस चुका है, उसको आराम चाहिए बट उसको आराम नहीं मिल रहा, और अगर उसको ज्यादा आराम मिलने की, तो देखो ये तो एनुअल लीव है, ये अनपेड, ये है पेड लीव्स। मैं अनपेड लीव्स भी तो ले सकता हूँ, अनपेड लीव्स लेके छुट्टी कर लूँ भाई, फैमिली के साथ चला जाऊँ। तो जरूरी नहीं है कि आप अगर ज्यादा घंटे काम करें तो आप लेजर को जो है वो रेकमेंड नहीं करते हर बंदा का। There will be more competition for places on training courses to enter occupation X than occupation Y। कहता है कि occupation X में ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के ज्यादा अकेडमीज वगैरह खुली होंगी एज कम्पेयर टू Y। बेटा पहली बात तो Y में नंबर ऑफ ईयर ज्यादा है ट्रेनिंग, तो लॉजिकली कोई भी दुकानदार होगा ना या कोई भी टीचर होगा, वो 2 साल की इनकम कमाएगा एज कम्पेयर टू 1 ईयर इनकम। वो बोलेगा कि कोई मेरे पास 2 साल है, 2 साल आगे बैठ जाए, मैं 1 साल वाले को इतना प्रेफर नहीं करूंगा। समझे बात को? तो वो तो वाई को प्रेफर करेंगे, एक्स को थोड़ी प्रेफर करेंगे। आगे आए लास्ट, ऑक्यूपेशन वाई हैज मोर नॉन पिक्यूनरी एडवांटेजेस देन ऑक्यूपेशन एक्स। बेटा ये लॉजिकल सी बात है, नॉन पिक्यूनरी का मतलब होता है नॉन मॉनेटरी। अब देखो छुट्टियां इनकी ज्यादा हैं, कम घंटा काम करना है, जॉब सिक्योरिटी ज्यादा है, तो कंट्री जो ऑक्यूपेशन वाई है वहां पर नॉन पिक्यूनरी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट ज्यादा है एज कम्पेयर टू कंपनी एक्स। ठीक है। Which changes in direct and indirect tax are likely to increase the inequality in the distribution of income in a developed economy। कहता है inequality of income हमने बढ़ानी है भाई, तो क्या करें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के साथ? बेटा बहुत सिंपल सा है, अमीर के ऊपर से बर्डन कम करो, गरीब पे बर्डन बढ़ा दो, यानी कि डायरेक्ट टैक्सेस कम कर दो और इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दो। आंसर विल बी बी। A government wishes to reduce the use of cars in cities, which policy should be used। कहता है कि हम लोग शहर में गाड़ियों को कम करना चाहते हैं, तो कौन सी पॉलिसी लगाएं भाई? तो कहता है अ डिक्रीज इन पार्किंग चार्जेस। बेटा पार्किंग चार्जेस कम करेंगे तो लोग ज्यादा गाड़ियां लेके निकलेंगे। लोअरिंग टैक्स ऑन पेट्रोल, बेटा पेट्रोल सस्ता करेंगे तो लोग ज्यादा गाड़ियां लेके निकलेंगे। रिस्ट्रिक्टिंग साइकिल, बेटा साइकिल एंड कार आर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, साइकिल को कम कर दोगे तो लोगों को गाड़ी में घूमना पड़ेगा। सब्सिडाइजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यस दे आर बोथ सब्सिट्यूट्स, दे आर बोथ सब्स्टिट्यूट्स। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की प्राइस कम होगी तो लोग गाड़ी छोड़ के किस पे जाना स्टार्ट करेंगे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इन अ कंट्री द टॉप 20% अर्नर्स पे 45% इन इनकम टैक्स एंड 25% ऑन सेल्स टैक्स एंड रिसीव 5% कैश बेनिफिट। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिस्पोजेबल इनकम फॉर दिस ग्रुप? बेटा डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है इनकम आफ्टर टैक्स। डिस्पोजेबल जो डिस्पोजेबल इनकम होती है हमारी, वो होती है इनकम आफ्टर टैक्स। ठीक है भाई। तो अब मेरी बात सुनो, क्या कहता है कि आपने जी 45% इनकम टैक्स पे किया, आपने 45% इनकम टैक्स पे किया, ये आपकी डिस्पोजेबल इनकम से माइनस होने के बाद आता है।
ठीक है, यानी कि जो आपकी इनकम है महाना, उसमें से जब आप इनकम टैक्स माइनस करेंगे तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम आएगी। तो बेटा 100%, 100% माइनस 45%। अच्छा, फिर कहता है कि हमने इनकम टैक्स 45% दिया, हमने सेल्स टैक्स 25% दिया। बेटा ये आपकी डिस्पोजेबल इनकम का पार्ट नहीं है, ये डिस्पोजेबल इनकम में माइनस नहीं है। फिर कहता है रिसीव 5% कैश बेनिफिट। बेटा ये आपके पास ऐड होता है, ये आपको 5% कैश बेनिफिट जो है वो मिलता है, वो आपकी डिस्पोजेबल इनकम में ऐड होता है। तो इन दी एंड कितना आ जाएगा आपके पास भाई? सही है, 16 का आंसर है। कैश बेनिफिट इसलिए ऐड होते हैं क्योंकि वो अल्टीमेटली तो आपकी इनकम ही बढ़ा है ना, कैश बेनिफिट। यानी कि मैंने आपको 50 रुपए दिए तो वो 50 रुपए से आपकी इनकम बढ़ गई, तो गवर्नमेंट आपको 5% कैश बेनिफिट दे रहा है। ठीक है, कि आप जो इतने अमीर आदमी हो और आप टैक्सेस पे करते हो, कैश बेनिफिट का मतलब ये है कि तुम्हारा इनकम टैक्स 45% पड़ता है ना, तुम 45 नहीं देना, 5% का डिस्काउंट ले जाओ। तो वो इस तरीके से डील कर लेते। Which combination of circumstances is most likely to lead to an increase in country's budget deficit? कहता है आपका बजट डेफिसिट बढ़ जाना चाहिए। बजट डेफिसिट का मतलब ये है गवर्नमेंट स्पेंडिंग आपकी ज्यादा है और टैक्स रेवेन्यू आपका कम। ठीक है, तो पहले तो देख लो गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या होनी चाहिए भाई, गवर्नमेंट स्पेंडिंग वगैरह टोटल जीडीपी। अच्छा भाई, अच्छा भाई कहता है कि यार आपके पास बजट डेफिसिट किस में सबसे ज्यादा होने के चांसेस है? सही है, किस में सबसे ज्यादा होने के चांसेस है? बेटा 1.25 घंटे का पेपर है, 1.5 मिनट आपने पर एमसीक्यू देने हैं, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा बेटा, बजट डेफिसिट पहली बात तो आपके पास तब बढ़ता है जब आपका जीडीपी डिक्रीज हो रहा हो। तो आंसर आपका ए या बी में से कोई एक। ठीक है, फिर आती है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट दोनों राइज हो रही है, दोनों के ऑप्शन सही है। सवाल ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग में क्या अफेक्ट है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिक्रीज हो या गवर्नमेंट स्पेंडिंग में कोई चेंज ना आए। बेटा अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिक्रीज हो गया ना, तो उससे आपका बजट डेफिसिट जो है ये भी फॉल होगा। हमने बजट डेफिसिट को इंक्रीज करना है, तो इट शुड बी कांस्टेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। ठीक है, आगे आएंगे 18। Which statement applies to central bank and to a commercial bank? Issue a bank note, yes. Issue a bank note, yes. Commercial bank, no. Lender of last resort, yes. Commercial bank, no. Maximize profit 18 में हमारे पास नो, बिल्कुल सेंट्रल बैंक प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं करता, बट कमर्शियल बैंक करता है, यस। रिसीव्स डिपॉजिट डायरेक्टली फ्रॉम गवर्नमेंट, बेटा ये करता है, यस। जाहिर सी वाला सेंट्रल बैंक नहीं करेगा तो एसबीएल करेगा क्या? What is most likely to be the biggest contribution to sustainable economic growth in a developed economy? कहता है कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलप्ड इकोनॉमी की होती है, उसमें कौन करता है? मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। बेटा अगर वो रूरल से अर्बन एरिया में जाते हैं तो सस्टेनेबिलिटी आपकी खराब होती है, क्योंकि और रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं। आप देख लो कराची में हर जगह से बंदा आके घुसा हुआ है, जिसकी वजह से कराची का बेड़ा गर्क हो चुका है। तो हमारे पास जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो गिर जाती है। सही है, आगे आए। एंड इंक्रीज इन टेक्निकल ट्रेनिंग। बेटा टेक्निकल ट्रेनिंग होती है, लोगों को नॉलेज आएगी, लोगों के पास स्किल्स आएंगे, लोगों को समझ आना स्टार्ट होगी, तो इससे आपके पास मोस्ट प्रोबेबली सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ आ सकती है, हाई चांसेस। बेटा जितना पॉपुलेशन होगा उतने रिसोर्सेज, उतने रिजर्व वगैरह चाहिए होंगे, उतना बेड़ा गर्क हो जाएगा। राइजिंग कंज्यूमर क्रेडिट लेवल। बेटा क्रेडिट लेवल का मतलब है उधार पे उधार, उधार पे उधार, तो ये भी हमारे पास प्रॉब्लम है। अल्टीमेटली वापस भी तो करना है ना उसको, तो आंसर विल बी। विच पॉलिसी इज लाइकली टू इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट। बेटा अनएम्प्लॉयमेंट किस पॉलिसी के थ्रू आपके पास बढ़ सकती है? एंड इंक्रीज इन रिटर्निंग फैसिलिटी, नो बेटा, इससे अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है। सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन डायरेक्ट टैक्सेस, यस पॉसिबल आंसर, क्योंकि इससे आपका एग्रीगेट सप्लाई फॉल होगा। जब एग्रीगेट सप्लाई फॉल होगा तो आपका जीडीपी फॉल होगा, जिसकी वजह से मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी। इम्पोजिशन ऑफ सेलेक्टिव इम्पोर्ट कंट्रोल्स। इम्पोर्ट कंट्रोल जब लगेंगे तो बेटा लोग डोमेस्टिक पे आना स्टार्ट करेंगे, डोमेस्टिक की डिमांड बढ़ेगी ना, तो ये आंसर नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट उससे कम होगी। इंक्रीज इन पब्लिक सेक्टर डेफिसिट। बेटा गवर्नमेंट खर्चा कर रही है तो इससे भी आपकी अनएम्प्लॉयमेंट फॉल होती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती नहीं। व्हाट डज एक्सेलरेटर प्रिंसिपल स्टेट। बेटा एक्सेलरेटर इफेक्ट कहता है कि यार जब लोगों की इनकम वगैरह बढ़े और लोग स्पेंडिंग करना स्टार्ट हो तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ानी पड़ेगी। तो ऐसा कहाँ पे हो रहा है भाई? ये रहा, सही है 21 का सी। Which government aim is least likely to be achieved using macroeconomic monetary policy measure?
बेटा मॉनेटरी पॉलिसी आप लगाते हैं और वो कहता है कि सबसे कम ऐसा, सबसे लीस्ट लाइकली कौन सा ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो आपको अचीव करवा के देगा मॉनेटरी पॉलिसी। तो बेटा अनएम्प्लॉयमेंट तो कम होती है मॉनेटरी पॉलिसी से, यस। इनकम इनइक्वालिटी और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का कोई हमने लिंक नहीं पढ़ा मॉनेटरी पॉलिसी में और फिस्कल पॉलिसी में, हमने कोई ऐसा लिंक नहीं देखा। स्टेबल एक्सचेंज रेट, यस, क्योंकि जब आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो फिर उससे लोग एक्सचेंज रेट को भी जरा अप्रिसिएट करवाते हैं। स्टडी प्राइस लेवल, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी जाहिर है एक्सपेंशनरी कॉन्ट्रैक्शनरी आपको लगानी पड़ेगी, तो आंसर विल बी 22 का बी। बी नहीं बेटा, बी। उसे लीस्ट लाइकली पूछा। A government adopts an expansionary fiscal policy to increase economic growth. Which other main macroeconomic aims in this policy most likely to help? ठीक है, एक्सपेंशनरी लगा रहा है, यानी कि बेटा आपके पास एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है। जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है तो बेटा आपके पास एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है। आपके पास प्राइसेस स्टेबल नहीं होती, प्राइस स्टेबिलिटी याद करो, कॉन्फ्लिक्ट मैंने बताया हुआ था। और फिर आता है करंट अकाउंट सरप्लस। बेटा जब प्राइस बढ़ेगी तो एक्सपोर्ट भी गिर जाएंगी, आपकी इंपोर्ट बढ़ जाएंगी, जिससे करंट अकाउंट सरप्लस भी नहीं आएगा। आंसर हो जाएगा डी। Country X decides to devalue its currency to eliminate a balance of payment deficit। कहता है कंट्री एक्स जो है वो डीवैल्यू करना चाह रहा है अपनी करेंसी को, ताकि वो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट को जो है वो एलिमिनेट कर सके। Why might devaluation have a positive impact, have a positive effect on its macro economy? तो बेटा ऑप्शंस पढ़ें। कंपैरेटिव प्राइसिंग फॉर एक्सपोर्ट्स में क्रिएट एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इन कंट्री एक्स। लॉजिकल सी बात है बेटा, जब आपकी कंट्री डी वैल्यू ऑफ करेंसी करती है, एक्सपोर्ट्स बढ़ने के चांसेस होते हैं, तो डेफिसिट आपका कम हो जाए। फॉरेन इंपोर्टर्स में डेप्रिशिएट देयर ओन करेंसी एंड रिड्यूस एनी एडवांटेज गेन्ड बाय कंट्री एक्स। वो पागल का बच्चा थोड़ी है कि अगर आप चीज सस्ती कर रहे हो तो वो भी सस्ती कर दे, इस तरह थोड़ी होता है। भाई हो सकता है वो टैरिफ वगैरह लगाते हैं, वो लॉजिकल बात समझ आती है। अब मेरी देखा देखी दूसरा बंदा भी डीवैल्यूएशन करना स्टार्ट कर दे, पागल है क्या वो? इस तरह नहीं होता। Inelastic demand for imported raw material may lead to cost inflation in country X। तो बेटा वो तो नेगेटिव हो गया ना, वो तो पॉजिटिव पूछ रहा है भाई। लॉस ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटीज बाय कंट्री एक्स में रिड्यूस गवर्नमेंट बैकिंग फॉर ट्रेड। अगेन वही बात, नेगेटिव पॉइंट है, तो आंसर इज ए। विच कॉज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ वुड इन्वॉल्व द लीस्ट कॉस्ट फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन फॉर अ कंट्री पॉपुलेशन। कहता है कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होती होती है तो कौन सी ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ है जिसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन में सबसे कम मसले मसाइल आएंगे, सबसे कम कॉस्ट है। तो कहता है 25 में इंक्रीज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ कंट्रीज मिनरल रिसोर्सेज। बेटा इससे तो दोनों करंट और फ्यूचर दोनों पे अफेक्ट आएगा। इन्वेस्टमेंट फाइनेंस बाय बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड। बेटा जियाउल हक के टाइम से लोन चलता हुआ आ रहा है, अभी हम लोग बैठे हुए हमारा बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, ठीक है। तो वही बात है, दादे ने जो है वो क्या कहते हैं लोन लिया है, मसले मसाइल हमारे ऊपर आ गए हैं। तो बेटा ये तो फिर वही बात हो गई ना कि आपकी खानदान वाले आगे जाके फ्यूचर में फंसेंगे। अगर आप लोगों ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा हो, तारक मेहता में नट्टू काका जो होते हैं, नट्टू काका बोलते हैं जेठालाल को कि भाई एक स्कीम बनाते हैं कि टीवी आप खरीदो, पैसे आपके पोते से लेंगे। यानी कि इंस्टॉलमेंट रखी हुई है 10-10 20-20 रुपए। तो वही बात है ना भाई, अगर दादा टीवी लेगा तो फिर पैसा तो पोता ही वापस करेगा ना, फटेगी तो पोतेगी। समझे बात को नहीं? तो हमारे लिए फ्यूचर में मसला है। सी पे आए। इन्वेस्टमेंट फाइनेंस बाय हाई रेट्स ऑफ डोमेस्टिक सेविंग। कहता है कि भाई इन्वेस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं, डोमेस्टिक सेविंग कर रहे हैं, तो बेटा ये फ्यूचर में तो फायदा है बट प्रेजेंट में हमारे नुकसान है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन प्रोडक्शन प्रोसेस, शॉर्ट रन में भी फायदा है, करंट जनरेशन को भी फायदा है, फ्यूचर जनरेशन को भी फायदा है। Which additional component may be included when measuring economic development that are not included in measures of economic growth? कहता है भाई विच एडिशनल कंपोनेंट में भी इंक्लूडेड व्हेन मेजरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कहता है कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ में नहीं होते, बट आपको जो है वो एडिशनल कंपोनेंट कौन कौन से हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वगैरह में कैलकुलेट करने में काम आते हैं बट इकोनॉमिक ग्रोथ में नहीं होते, ठीक है। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में है, इकोनॉमिक ग्रोथ में नहीं है? यहाँ पे आओ जरा। चेंजेस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। बेटा चेंजेस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी होता है, क्योंकि जीडीपी तो दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। लेवल ऑफ पॉवर्टी, लेवल ऑफ पॉवर्टी भी दोनों के अंदर होता है। रियल इनकम पर कैपिटा, बेटा ये हमारे पास नहीं होता,
ये हमारे पास नहीं होता, इसलिए आंसर क्या है इसका? सी। इनकम इनइक्वालिटी और इनकम पर कैपिटा, बेटा ये आपको याद होना चाहिए, मैंने नोट्स में ही बना के दिया हुआ है, इसको कसनट कर्व कहते हैं। कसनट कर्व की डायग्राम नोट्स में ऑलरेडी आपके पास है। Which indicator is least likely to be used when measuring the comparative economic development of an economy? कहता है कि कौन सा ऐसा इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो सबसे कम यूज होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए? तो बेटा स्कूल लिविंग, नंबर ऑफ ईयर ऑफ स्कूलिंग, बेटा ये मेजर होता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेजर होता है, जीएनपी मेजर होता है। साइज मेजर नहीं होता, साइज से फर्क नहीं पड़ता अनटिल एंड अनलेस कि वो ऑप्टिमम पॉपुलेशन पे हो। क्या पता पाकिस्तान की ऑप्टिमम पॉपुलेशन कुछ और है, इंडिया की कुछ और है, तो उस साइज से इतना फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है जीडीपी या जीएनपी पर हेड से। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ स्विचिंग पॉलिसी? बेटा स्विचिंग पॉलिसी का मतलब होगा दरवाजे लगा देना। इंक्रीज इन इनकम टैक्स रेट, नो बेटा ये फिस्कल पॉलिसी है, डैम्पनिंग है। इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, बेटा ये भी डैम्पनिंग है। इंक्रीज इन टैरिफ, ये बेटा आपके पास स्विचिंग है। इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, बेटा ये भी डैम्पनिंग है। Labor from low income countries often migrate to high income countries and find jobs. How would such a movement of labor be likely to affect the economic growth and the pressure on wage rises in high income country? बेटा हाई इनकम कंट्री के अंदर लोग लो इनकम कंट्री से उठ के हाई इनकम कंट्री जाते हैं, यानी कि बेटा सप्लाई ऑफ वर्कर वहां पे बढ़ेगी। जब सप्लाई ऑफ वर्कर वहां पे बढ़ेगी तो ओवरऑल तो आपकी वेजेस फॉल होंगी। तो आंसर आपका ए या सी में से कोई एक है। ठीक है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर बात की जाए, बेटा इकोनॉमिक ग्रोथ के लिहाज से ये है कि जब वेजेस कम होंगी तो एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी, आपका जीडीपी वगैरह बढ़ेगा, आपका आउटपुट बढ़ेगा। तो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ना चाहिए। तो आंसर विल बी सी। समझ गए हैं सारी चीजें?